हेलो प्यारे बच्चों, आ गए अपनी अगली क्लास में। तरंगों के अध्यारोपण में परिणामी आयाम हमने अभी समझा, और चूंकि परिणामी आयाम निकालने पर ही सवाल बनता है आपका जेई और नीट में, तो किस किस तरीके से आप उसे निकालते हैं ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे रूप बनाकर, यानी हम चित्र बनाकर ये समझेंगे कि दरअसल तरंगों का अध्यारोपण काम कैसे करता है। तो इसमें हम लेते हैं दो प्रगामी तरंगे। प्रगामी तरंगे यानी जो तरंगे चल रही हैं। कुछ तरंग ऐसी भी होती हैं बेटा जो चलती नहीं है, उसके बारे में बताऊंगा मैं। स्टेशनरी वेव, अप्रगामी तरंगे। ये जो नॉर्मल तरंग हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सी तरंग है? ये है प्रगामी तरंग, यानी जो चलने वाली, किसी दिशा में चलने वाली तरंग है। तो हमें चित्र में समझना है कि दरअसल ये जो परिणामी आयाम है या परिणामी तरंग है, ये किस तरीके से इसका चित्र बनता है, कैसे ये दिखाई देती है। तो दो तरंगों को सबसे पहले हम ले लें और दो तरंगों को बना लें हम पहले, है ना। चलिए देखते हैं। तो कोई तरंग नंबर 1 पे हम ऐसी बना लेते हैं बेटा, ऐसे यूँ बना लेते हैं। तो हमने कहा था अध्यारोपण में आवृत्ति समान होनी चाहिए। तो ये मान लीजिए, मान लेते हैं ये तरंग की गति की दिशा है, ये वाई अक्ष पे विस्थापन है, एक तरंग है ये। और दूसरी तरंग हम कुछ आगे पीछे बना लेते हैं, इसके आगे पीछे बना लें, ठीक, यहीं पे। तो वो हम बना लेते हैं कुछ यहाँ से शुरू करके, ऐसी बना लेते हैं। देखो, समान आवृत्ति की बनानी है तो कुछ ऐसी बना लेते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। हो सकता है आयाम अलग अलग हो, समान आवृत्ति की बना लेते हैं इस तरीके से। देखो, इसमें ये 0 0 से शुरू हो रही है, इसमें कुछ थोड़ा सा मैंने कलांतर लगा दिया, ये यहाँ से शुरू हो रही है। तो परिणामी आयाम, तो इन दोनों की परिणामी तरंग अगर हम यहाँ बनाकर देखें, आयाम को जोड़ते हुए चलें, ऐड करते हुए चलें, क्योंकि आयाम को हम क्या मानते हैं? एक सदिश राशि के रूप में मानते हैं। तो यहाँ अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ आयाम बेटा यही मिलेगा हमें जो है, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे थोड़ा सा आयाम है, तो इतना ही आयाम हमें यहाँ मिल जाएगा। यहाँ देखें, अगर थोड़ा सा यहाँ चले जाएं, ऐसे इस जगह पे चले जाएं, तो आयाम ये और ये दोनों का टोटल मिलेगा, यानी कुछ ऐसा मिलेगा हमें, ऐसा, ठीक। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ जाएं, यहाँ थोड़ा सा और ऊपर को पहुँचें, थोड़ा और ऐड होगा। उसके बाद फिर इसी लेवल पे, यहीं पे, इसी आवृत्ति पे ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देख लें, थोड़ा और बढ़ा हुआ मिलेगा। यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे मिलेगा। यहाँ पे देखें, थोड़ा सा और बढ़ा हुआ मिलेगा, ऐसे। तो ये इस तरीके से आयामों को जोड़ के हमने परिणामी तरंग बना दी। तो ये जो है, ये है परिणामी, ऐसे। और ये मान लेते हैं y1 और ये मान लेते हैं y2। तो चित्र से थोड़ा सा समझ में आता है कि किस तरीके से आयाम जुड़ते हैं। कोई आयाम मान लीजिए प्लस में चला गया, कोई आयाम माइनस में चला गया, तो क्या होगा? प्लस माइनस बीजगणितीय दृष्टि से जोड़ा जाता है। कलांतर cos φ1 माइनस φ2 के टर्म्स में जोड़ा जाता है, ठीक। तो कैसा जोड़ है? सदिश योग है, यानी अगर कोई वैल्यू प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। सदिश योग, दो राशियों के सदिश योग का जो सूत्र होता है वो आप जानते हैं। उसी के हिसाब से हमने ये भी परिणामी आयाम का फॉर्मूला भी बनाया था। तो कुल मिला के अगर तरंग हैं और उनके थोड़ा सा उनके आयाम के जुड़ने को समझना है, तो कहीं कहीं पर उनके आयाम क्या होंगे, किसी किसी बिंदु पे क्या होंगे आयाम? परिणामी तरंग का जो आयाम होगा वो अधिकतम होगा, किसी किसी बिंदु पे वो न्यूनतम होगा, कहीं कहीं पर वो 0 भी होगा। क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास देखो ये है, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस φ1 माइनस φ2, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो हम कह रहे हैं कि a हमारे पास अधिकतम हो, हम कह रहे हैं कि a हमारे पास अधिकतम हो। तो a को अधिकतम होने के लिए ये वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी cos φ1 माइनस φ2 ये होना चाहिए 1, 1 होना चाहिए हमारे पास इसका मान। हम जानते हैं कॉस में
अधिकतम मान 1 होता है। तो उस केस के लिए हम क्या कहते हैं, φ1 माइनस φ2 ये होना चाहिए हमारे पास 0, 2 पाई, 4 पाई, है ना। तो यानी 2n पाई, जहाँ पे n क्या है, n है 0, 1, 2, 3, ये n का मान है। अच्छा, ये शर्त हो जाती है ना। इसे कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। क्या बोलते हैं इसको, संपोषी व्यतिकरण। ये व्यतिकरण जो पढ़ोगे ना, ये 12वीं में जाके पढ़ोगे तुम, व्यतिकरण क्या होता है। संपोषी व्यतिकरण बोल देते हैं इसको, जब दो तरंगें मिलती हैं, है ना, तो उनके लिए जो नया पैटर्न बनता है, नए आयाम आते हैं, उस परिघटना को बोल देते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण प्रकाश तरंगों में होता है ना। आप कहें से ध्वनि तरंगों में व्यतिकरण होता है कि नहीं होता है तो उसे है तो ठीक, लेकिन व्यतिकरण जो परिभाषित हुआ है या व्यतिकरण की घटना जो हुई है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों में हुई है, जो 12वीं में आप पढ़ेंगे। ध्वनि में भी हम बोल देते हैं व्यतिकरण हो जाता है, पर बेसिकली ध्वनि में कहीं व्यतिकरण का जिक्र नहीं है, इंटरफियरेंस ऑफ साउंड नहीं है। मतलब व्यतिकरण ऐसी घटना है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों में पाई जाती है। तो लेकिन चूंकि यहाँ आयाम ऐड हुए हैं और यहाँ ऐसी घटना हुई है कि ये फंडा जो है लगा है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया संपोषी व्यतिकरण। तरंग के लिए, ध्वनि के लिए नहीं, यांत्रिक तरंगों के लिए नहीं, सिर्फ तरंग को मानकर हमने ऐसा लिख दिया कि यह है संपोषी व्यतिकरण, यानी जहाँ पर आयाम ज़्यादातर होंगे। ठीक, इसके बाद कम से कम हो तो ये मान कितना होना चाहिए, -1। तो ए निम्नतम हो, निम्नतम ऐसा हो जाए, कम से कम हो। तो इसके लिए cos φ1 माइनस φ2 का मान -1 होना चाहिए, -1। देखो सबसे कम मान जो यहाँ हो सकता है वो क्या हो सकता है, -1 हो सकता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, φ1 माइनस φ2 ये होना चाहिए 2n माइनस 1 इंटू पाई। यानी यहाँ पे n का मान क्या रखना है, वही रखना है, 1 से लेना है, 2, 3, यहाँ 0 नहीं लेना है, माइनस पाई कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ तो जाएगा फिर भी, यहाँ लेकिन ये 1 से शुरू करना है। तो ये नंबर क्या है, पाई, है ना। उसके बाद 3 पाई, उसके बाद 5 पाई। तो पाई का जो विषम गुणांक है यहाँ लेंगे तो कोस के मान कैसे होते हैं, उस पर माइनस में होते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ अगर मान -1 है तो ये नंबर पूरा माइनस है, यहाँ +1 है तो ये नंबर पूरा प्लस है। ठीक, तो इस फॉर्मूले का थोड़ा सा रूप बदल जाता है, अधिकतम वाला कैसा होता है और निम्नतम वाला कैसा होता है, इस बात को एक बार देख लें। तो ए अधिकतम ऐसे, तो ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, 2a1 a2, ये वाला आ गया बेटा। तो ये होगा का, ये a1 प्लस a2 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो a1 a2 का पूर्ण वर्ग है यहाँ पे, तो वर्गमूल ऊपर है तो a1 प्लस a2 हो जाएगा। अब आ गया a निम्नतम, तो यहाँ हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 और इसका वर्गमूल, तो ये हो जाएगा a1 माइनस a2 या a2 माइनस a1, क्योंकि इसको हम क्या करें, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, a2 माइनस a1 ऐसा भी लिख सकते हैं। कौन बड़ा है, मतलब उसमें से दूसरा घटा देंगे आप, अंतर होना है कुल मिला के, और यहाँ योग होना है। तो ये जो चीज़ है, ये इसमें आयाम जुड़ रहे हैं, ये कही जा रही है संपोषी, और इसे कह रहे हैं विनाशी। इसे क्या कह रहे हैं, विनाशी। विनाशी मतलब जिसमें आयाम घट जाए। संपोषी व्यतिकरण के नाम से ये चीज़ जानी गई। व्यतिकरण कहाँ से आया, लाइट से आया। सब व्यतिकरण तो पढ़ा नहीं है अभी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। 12वीं में जब जाएंगे तो पता चल जाता है कि व्यतिकरण क्या है। प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंगों में, विकिरण की तरंगों में ये घटना होती है। चलिए, इंटरफियरेंस ऑफ साउंड, ध्वनि का व्यतिकरण कह देते हैं हम। कहने में क्या है, हम कह सकते हैं, क्योंकि भाई तरंगे तो
व्यतिकरण की घटना को साउंड में भी बनाती हैं, ध्वनि में भी तो हम कह सकते हैं कि इसका व्यतिकरण हो गया। लेकिन प्रचलित जो है, पढ़ा जो जाता है, माने प्रसिद्ध क्या है, प्रसिद्ध ये 12वीं में ही है, वहाँ पे जाके ये चीज़ होती है ना। ओके। तो डन हो गया। कम कैसे हुआ, ज़्यादा कैसे हुआ, परिणामी आयाम कैसे बढ़ा, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण किसको कहा गया। आगे चलिए। अब थोड़ा आगे देखेंगे कि हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा है अभी। अभी जो हमने पढ़ा है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, कंपटीशन के लिहाज से बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। आगे चलते हैं। तरंगों का अध्यारोपण हमने समझा है। अब आया तरंगों का परावर्तन। तरंगों का परावर्तन, ठीक, इसको देख लेते हैं एक बार। तरंगों का परावर्तन, ठीक। तो जब तरंग लौटती है, किसी माध्यम से टकराकर लौटती है, मान लीजिए ये कोई बाउंड्री है, यह है परिसीमा। इसे क्या कहते हैं, बाउंड्री यानी परिसीमा। अंग्रेजी में बोल देते हैं बाउंड्री। तो यहाँ पर तरंग टकरा कर लौटती है। अब जैसे मान लीजिए हम कोई तरंग बना दें, वो तरंग जा रही है, मान लीजिए इस तरीके से, देखिए इस तरफ को तरंग आगे बढ़ रही है, तो टकरा कर लौटती है। एक तरीका तो ये होता है कि जैसे ये टकराती है बिल्कुल वैसे ही वापस आ जाए। एक तरीका ये होता है कि इसमें कलांतर आ जाए, यानी इसका ये जो पल्स है ना, इसमें कलांतर आ जाए। जो टुकड़ा है तरंग का, जो ऊर्जा का टुकड़ा है, उसमें कलांतर आ जाए। तो अगर माध्यम या बाउंड्री या परिसीमा, यदि परिसीमा या माध्यम, जिस माध्यम से टकरा रही है, सघन है, तो परावर्तित तरंग में पाई का कलांतर आ जाता है। ये बात समझने की है, कितना कलांतर आ जाता है, पाई का, ठीक। ये पहला पॉइंट है बेटा। दूसरा, यदि परिसीमा या माध्यम विरल है यानी हल्का है, तो कलांतर उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक। अब कैसे समझेंगे इस चीज़ को। यदि आपतित, आपतित समझ रहे हैं, आने वाली तरंग का समीकरण ये है, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आपतित तरंग का समीकरण है। तो परावर्तित तरंग का समीकरण, तो हमने कहा विरल है माध्यम, हल्का है, और हमने कहा सघन है माध्यम, यानी भारी है, ठीक। तो समीकरण क्या होगा, विरल में क्या होगा, कह रहा विरल में पाई का कलांतर नहीं आता, केवल दिशा बदल जाती है, यानी ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। यहाँ क्या था, माइनस के एक्स, यानी एक्स एक्सिस पे आगे चल रही थी, अब केवल दिशा बदल जाएगी उसकी। उसकी दिशा कैसी हो जाएगी भाई, इधर से लौट के चलेगी, है ना, ऐसे, और ये उसकी दिशा हो जाएगी ऐसे, ये मान रहे हैं, ठीक। जाएगी तो पीछे लौटती हुई, है कि नहीं।
आ, ऐसे लिखो, ऐसे नो, ऐसे लिखो। इसके बाद दूसरे वाली y, कह रहा दिशा भी बदलेगी और पाई का कलांतर भी आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई आ गया इसमें। कब है, जब सघन माध्यम है। तो कैसा हो गया, ए साइन माइनस आ गया बेटा, यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन में अगर पाई जोड़ दें तो माइनस हो जाता है। साइन पाई प्लस थीटा, कोई कोण है मान लीजिए पाई प्लस समथिंग, तो माइनस बाहर आ जाता है। इस बात का ध्यान रखें, प्लस के एक्स ये हो जाएगा ऐसा, ठीक। तो यहाँ पे तो हमने ऐसे ही टकरा दिया, वैसे ही ले जा रहे हैं हम। अगर हम इसको समझें कि ये कैसी होगी, ठीक, तो हम दिखा देते हैं आपको कि ये कैसी होगी। मान लीजिए ये हमारे पास आपतित है, यहाँ देखेंगे आप, ये मान लीजिए हमारे पास आपतित है, ये है आपतित, इस तरीके से जा रही है, ये क्या है, आपतित। तो रूप कैसा होगा ये समझाएंगे अभी। ये y है और ये x है। तो दो बनाई है बेटा हमने, एक बनाई है विरल और एक बनाई है सघन। तो विरल में क्या हुआ, केवल गति की दिशा बदली है, यानी विरल में जो हुआ है बस इतना हुआ है, ये वाली चीज़, गति की दिशा बदली है। यानी ऐसा ही रहेगा ऐसे, लेकिन गति की दिशा बदल गई है। इसमें गति की दिशा इधर को है, इसमें इधर को हो गई है बस। सघन में क्या हुआ, सघन में माइनस हो गया बेटा, ये वाली कहानी बन गई, ध्यान से देखेंगे। और गति की दिशा पलट गई है, एक्स। बात समझ में आ रही है यहाँ, ठीक से देखें एक बार। ये आपतित है, इधर को आ रही है, ये विरल से लौट के जा रही है, लेकिन है ऐसा ही, जैसा इसका रूप है, रूप ऐसा ही है, ऐसे जा रही है, टकरा के, बाउंड्री से टकरा के जा रही है ना उधर को, तो रूप ऐसा ही है, चीज़ सेम है ना, ऐसे। ये हो गया एक्स, यानी ये आई कहीं यहाँ बाउंड्री पे टकराई और ऐसे ही लौट गई, ये विरल है। सघन में क्या हुआ, माइनस हो गया, यानी पलट गया। ये वाली चीज़ ऊपर है, देखो आयाम, इसका आयाम कैसे है, नीचे है, तो पलट गया मामला, जा रही है उल्टी दिशा में, यानी दिशा उल्टी हो गई और आयाम पलट गए पाई आने की वजह से, है ना। ये है इसका रूप। चलिए, खैर रूप कैसा है ये कोई पूछेगा नहीं, रूप पे सवाल नहीं बनता, पर थोड़ा समझ में आ जाए मामला, है ना, क्योंकि जानने वालों की दृष्टि में ये बहुत कमज़ोर सी चीज़ है। एक बार बता दिया तो बच्चे को याद रहता है, तो इतनी हल्की चीज़ पे सवाल नहीं बनता कि इसका रूप कैसा होगा। कुल मिलाकर दूसरा कारण ये है कि ये रूप बनाने के ऊपर है। हमने माना कि ये है आपतित, हम आपतित को बदल लें तो रूप बदल जाता है, उसके हिसाब से बन जाता है। फिर दिशा बदल दें, पाई का फेज लगा दें तो रूप बन जाता है। तो यहाँ इस चीज़ पर सवाल नहीं बनता, क्योंकि ये मैटर बहुत हल्के लेवल का है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे माइंड में आ जाए एक बार कि नहीं, इस दिखाई अगर हम देखें तरंग को तो कल्पना करें तो ये आने वाली है, ये दोनों टकरा के वापस, ये जाने वाली है, ये टकरा के आने वाली है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अब इसमें एक उदाहरण देकर के इसको समझ लो थोड़ा सा। इसका उदाहरण दूंगा मैं, समीकरण कैसे है ये ज़रा समझ लें एक बार, सवाल बनने की जो उम्मीद है ज़रा उसको देख लें। एक उदाहरण दे दें, यदि आपतित तरंग y बराबर a कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 किसी कांच के पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो
तो परावर्तित तरंग का समीकरण क्या होगा। तो बनाने को तो हम ऐसे कई सवाल बना सकते हैं, पर कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद सवाल बहुत सारे होते हैं हमारे पास किताबों में, हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, हमारे समझ में कंसेप्ट आ जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि कांच के पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो। तो कांच कैसा माध्यम है? देखिए, तरंग जो चल रही है ये कहाँ चल रही है? ये चल रही है वायु में। और जब ये टकराएगी तो कांच पर टकराएगी। ध्यान देने की बात है ना? तो कैसा माध्यम है कांच? सघन माध्यम है। ठीक, तो इसका हल क्या होगा? यानी सघन माध्यम से परावर्तन हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? इसको समझना पड़ेगा सवाल पढ़ के। सघन माध्यम से परावर्तन हुआ है, तो कंसेप्ट यानी दिशा बदल दी जाएगी। तो परावर्तित तरंग का समीकरण, सबसे पहले क्या करेंगे? ए कॉस, जो का तो रहेगा, इस कॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो तरीका है, पैटर्न है, मैथमेटिकल गणितीय रूप से उसका निरूपण है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो x है इसको बदल दो पहले। अब देखो ये के एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस ओमेगा टी, इसका मतलब ये तरंग पहले से है ना किसी दिशा में चल रही है, तो इस x को बदलो पहले। तो ये हो गया माइनस के एक्स, एक्स का साइन, एक्स का चिन्ह बदल दिया, पहला नियम। माइनस ओमेगा टी का चिन्ह नहीं बदलना आपको, एक्स बदलता है, चलने की दिशा एक्स से होती है, बाकी कुछ नहीं बदलना आपको, बाकी कोई चीज़ नहीं बदलती। और चूंकि सघन माध्यम से आई है लौट के, तो कलांतर इसमें पाई लग गया बेटा, ये हो गया तुम्हारा उत्तर। अब इसको और ठीक करना चाह रहे हैं, ठीक, तो ए कॉस, ये पूरी वैल्यू, मतलब अगर कॉस में हम पूरा माइनस लगा लें तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, इस बात को ध्यान रखना, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो यानी सभी को अगर मैं माइनस से गुणा कर दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, चीज़ सेम रहेगी, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर ही रहेगा। खैर बात की बात है, पहले देख लें कि पाई आया है, पाई बाई 2 आया है, तो हम इस पूरी वैल्यू को अगर थीटा मान लें, इस पूरी वैल्यू को थीटा, ये पाई है, तो कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? तो कॉस पाई प्लस थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि देखो ये है कॉस पाई प्लस थीटा, ये वैल्यू है। तो कॉस तोड़ देते हैं बेटा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा, ऐसा कर दें, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना हो गया? माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा हो गया। ये मैंने इस तरीके से देखा, बाकी अपने तरीके से आप देख सकते हैं। तो यानी माइनस बाहर आ गया, माइनस ए कॉस, और ये पाई हट गया, माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इतनी बात रह गई हमारी केवल। बाकी आप कैसे देखते हैं पाई प्लस थीटा को, कैसे निकालते हैं, वो आप याद करके भी त्रिकोणमिति में छोटी मोटी चीज़ें हैं, अपने तरीके से कर सकते हैं। अब बात आई पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा, यानी और आगे बढ़ गए हम, एक माइनस हमारे पास पहले से था, एक कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, इस पूरी चीज़ को मान लीजिए मैं थीटा मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैसा हो गया? ए साइन के एक्स माइनस माइनस ओमेगा टी, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ बात आई कि ये जो अब माइनस साइन आ गया, ये पूरा माइनस बाहर चला जाएगा, साइन बन गया ना, क्योंकि साइन का माइनस बाहर आ जाता है पूरी तरह, तो हो गया माइनस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। यहाँ पे क्या बेटा? माइनस, क्योंकि साइन माइनस जो है
अगर साइन माइनस में थीटा में हो तो बाहर आ जाता है। तो ये हो गया हमारा उत्तर, यानी ये है परावर्तित किरण का या सॉरी परावर्तित तरंग का समीकरण। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा देखें कि आपतित का कैसा था। अब ये आपतित का कैसा था भाई, आपतित का मैंने कैसे लिखा हुआ था, जो आपतित थी वो मैंने ऐसे लिखा हुआ था, कन्फ्यूज़न बढ़ाने के लिए मैंने लिखा था y बराबर a कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये तो लिखा था मैंने। देखो कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, तो क्या हो गया माइनस ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये था। अच्छा, माइनस साइन में अंदर घुस जाता है तो कैसा था, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही था। ये क्या था, आपतित था, जो कि होता ही है। मैंने घुमा के लिख रखा था तो आपने सोचा पता नहीं क्या हो गया होगा। भाई यही तो होता है आपतित जनरल इक्वेशन, सिंपल सा इक्वेशन है। इसका परावर्तित क्या हो गया, ये हो गया। कैसी बाउंड्री से था, सघन से था। अच्छा, विरल से कर देंगे तो ये पाई यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, केवल दिशा बदल देंगे बस, यानी एक्स का निशान बदल देंगे बस। अगर विरल होगा तो, विरल कैसे होगा, विरल बाउंड्री कैसी होगी, ठीक है। अगर विरल से टकरा के आती तो कैसे पता लगेगा कि साहब ये सघन बाउंड्री है या ये विरल बाउंड्री है। अब उसको समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ इस बर्तन में पानी भरा हुआ है। इस बर्तन में क्या बेटा, इस बर्तन में है जल यानी पानी। इसमें क्या है, इसमें है जल, पानी है इसमें, ठीक। तो शायद ये पानी ऐसे दिखे नहीं यहाँ तुमको, ऐसे लिख देता हूँ जल, ठीक। तो ये माध्यम सघन है, ऊपर वायु है, तो ये माध्यम बेटा विरल है, ठीक। और जो ध्वनि है वो यहाँ से चलती है, टकरा के इधर को आ जाती है, ऐसे। ये ध्वनि है, यहाँ माध्यम देखो बदल रहे हैं इस पॉइंट पे, बाउंड्री यहीं पर है। कुछ आवाज़ हो सकता है ऊपर चली जाए, कुछ आवाज़ नीचे आ रही है, तो ये y1 है और ये y2 है। तो y1 क्या है, आपतित है। y1 क्या है, आपतित है। हम मान लें ये ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। ये क्या है, ये आपतित है। बात को समझना कि कैसे तय होगा हल्का और भारी माध्यम। ये आपतित तरंग है। तो जिस माध्यम से तरंग चली है, दूसरा माध्यम जो बाउंड्री पर आ गया है वो वायु है। हम जानते हैं वो हल्का है। कैसा है, हल्का है। हल्के और भारी कैसे तय होते हैं, घनत्व के आधार पर। भाई कौन हल्का है कौन भारी है, किसके आधार पर तय होता है, घनत्व के आधार पर। जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो भारी होता है। अब वापस आ गई ये वाली, तो y2 जो होगी उसमें पाई का फेज नहीं आएगा बेटा, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, केवल चलने की दिशा बदलेगी। पहले किस पे जा रही थी, माइनस के एक्स पे, अब किस पे आएगी, एक्स का माइनस बदल दिया तो प्लस के एक्स। मतलब ये समीकरणों का अंतर है। परावर्तित तरंग क्या मान लिया कि अक्ष एक्स है। अब अक्ष एक्स मानने का मतलब यहाँ पर जो दिखा रहे हैं ये वाला अक्ष, ये कैसा अक्ष है, इधर को, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जो इधर को जा रही है, इधर ये जा रही है माइनस एक्स एक्सिस पे। तो इस चित्र में तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि अक्ष दिखाए गए हैं,
ये कुछ और दिशा है, ये कुछ और दिशा है। तो ये चित्र क्या है, काम चलाऊ है, रूप दिखाने का तरीका है, लेकिन हकीकत में क्या है, दिशा बदल गई है। मतलब इस दिशा से गई है, परावर्तित होकर इस दिशा में वापस आ गई है और कलांतर नहीं आया। ऐसे भाई मान लो मैं कहूँ कि साहब ये प्लस का एक्सिस है, तो माइनस का एक्सिस तो पीछे होना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए, है ना, होगा भी वैसा ही, है कि नहीं। लेकिन ये चित्र ऐसा बना दिया कि जिससे थोड़ी पहचान हो जाए, ये कौन सा एक्सिस है माइनस, ये कौन सा है प्लस। हकीकत में क्या होगा, फिर से कन्फ्यूजन ना हो, भाई इधर को प्लस है तो पीछे को माइनस होगा, रूप वही होगा वही, लेकिन चित्र ऐसा दिख रहा है कि आप देखने में आसानी हो जाए। चलिए, तो समझ रहे हैं विरल और सघन किस तरीके से तय होंगे। तो सवाल आया मान लो, तो विरल और सघन आपको तय करने होते हैं खुद। तो देख लेंगे आप कौन हल्का है कौन भारी है। अगर भारी बाउंड्री से टकरा रही है ना, तो फिर यहाँ इसमें पाई जोड़ देंगे, एक्स की दिशा बदल देंगे, एक्स का निशान बदल देंगे, जैसा कि अभी हम कर रहे थे। हल्के से टकरा रही है तो कुछ नहीं, सिर्फ एक्स का निशान बदल देंगे। यानी परावर्तित तरंग का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। एक उदाहरण भी हमने इस पर अच्छे से कर लिया है। इस सवाल में कोई गलती होने के चांस मुझे नज़र नहीं आते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। शाबाश। अगला पॉइंट क्या है ये देख लेते हैं एक बार।